बीएससी फर्स्ट ईयर आज जब एक नए ग्रुप के बारे में बात करेंगे, बेसिडियोमाइकोटिना। एक काफ़ी बड़ा मेजर एक ग्रुप है जिसमें कंड रोग की कवक और कीट रोग के कवक, मशरूम्स जो कुकुरमुत्ता होते हैं वो, और टोडस्टोल, इस तरह के काफ़ी सारे कवक जो हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं, लाइक रस्ट, स्मट, मशरूम्स, टोडस्टोल्स एंड ऑल। बेसिडियोमाइकोटिना ग्रुप। जोसेफ हेनरी लेवल 1837 में उन्होंने बेसिडियम का खोज की थी, जिसके आधार पर इस ग्रुप का नाम रखा गया था बेसिडियोमाइकोटिना। जैसे एस्कोमाइसिटीज़ में या एस्कोमाइकोटिना में एस्कस एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में बनता है, लैंगिक प्रजनन के बाद बनता है। इसी प्रकार से बेसिडियोमाइकोटिना में जो बेसिडियम होता है वो लैंगिक प्रजनन के बाद बनता है, और इस बेसिडियम पर बेसिडियो बीजाणु बनते हैं जो कि इनके इम्पॉर्टेंट बीजाणु होते हैं। ठीक है, बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ऑन बेसिडियम विच इज़ अ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन बेसिडियोमाइकोटिना। These are supposed to be the most advanced टाइप ऑफ फंजाई, जो भी जितने भी हमने कवक पढ़े हैं उनमें से, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स जटिल संरचना होती है इसकी। लगभग 25,000 स्पीशीज़ अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं। अगर हम जनरल कैरेक्टर्स देखें तो ज़्यादातर जो भी ये कवक हैं बेसिडियोमाइकोटिना के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल इन नेचर। टेरेस्ट्रियल इन नेचर मीन्स कि या तो अगर मृतोपजीवी हैं, सैप्रोफिटिक हैं, तो वो मिट्टी में पाए जाते हैं, सड़े गले पत्तियों पर पाए जाते हैं, जो प्लांट या एनिमल का जो मटेरियल होता है जो उसके ऊपर पाए जाते हैं, या फिर जो लैंड प्लांट्स होते हैं, स्थलीय पादप होते हैं, उनके ऊपर ये परजीवी के रूप में रहते हैं। परजीवी या मृतोपजीवी दो प्रकार के टाइप्स इसमें पाए जाते हैं। बहुत सारे टाइप्स जो हैं वो सैप्रोफिटिक हैं और बहुत सारे टाइप पैरासिटिक हैं। कुछ जो है वो सहजीवी या सिम्बायोंट के रूप में भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जो पौधों की जड़ों में जो कवक पाई जाती हैं उसके ऊपर एक संरचना, विशेष संरचना बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं माइकोराइज़ा या कवक मूल। उनमें काफ़ी सारे सदस्य बेसिडियोमाइकोटिना के वो सहजीवी के रूप में रहते हैं। अगर हम थैलस को देखें, सुकाय को देखें, तो सुविकसित कवक जाल इन कवकों में पाया जाता है और सेप्टेट होते हैं, पटयुक्त होते हैं। जो पट होता है, इनके अंदर एक विशेष प्रकार का पट होता है जिसको हम बोलते हैं ढोल छिद्री पट। उसकी संरचना हम अभी देखेंगे बाद में। ठीक है, तो सभी जितने भी कवक होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। फंगल हाइफी, वेल डेवलप्ड माइसीलियम, फंगल हाइफी, ईच फंगल हाइफी इज़ अ सेप्टेट स्ट्रक्चर। और ये जो ग्रुप है बेसिडियोमाइकोटिना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पर 3 प्रकार के आपको कवक तंतु देखने को मिलते हैं। प्राथमिक कवक तंतु, द्वितीयक और तृतीयक टाइप के। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी माइसीलियम इनके अंदर पाई जाती है। जो प्राथमिक माइसीलियम होती है, प्राइमरी माइसीलियम होती है, वो बेसिडियो बीजाणु के अंकुरण से बनती है और एक केंद्र की होती है और अगुणित होती है। जनरली यूनिन्यूक्लियेटेड एंड हैप्लॉइड इन नेचर, प्राइमरी माइसीलियम, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लैम्प कनेक्शंस होते हैं इनमें, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लैंगिक प्रजनन, दैट इज़ बाय ऑइडिया या कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स, इनके माध्यम से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए विशेष प्रकार की कोई संरचना, जिसे हम बोलते हैं लैंगिक अंग यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो नहीं पाए जाते हैं, दे आर एब्सेंट। ठीक है, जैसे एस्कोमाइकोटिना में जब हम बात करते थे तो हम बोलते थे एस्कोगोनियम पाया जाता है, एंथ्रीडियम पाया जाता है। ओमाइसिटीज़ के बारे में जब हमने बात की तो बोला ओगोनियम मिलता है और एंथ्रीडियम मिलता है। तो इस प्रकार की कोई भी संरचना, स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो लैंगिकता का डीजनरेशन होता है, सेक्सुअलिटी का डीजनरेशन होता है। ठीक है, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है तो आपको पहले भी बताया था मैंने कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है उसमें 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं। पहला होता है जीवद्रव्य संलयन, दूसरा होता है केंद्रक संलयन और तीसरा होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। सो इट इज़ प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी, देन मियोसिस। ठीक है,
यहाँ पर जो प्लाज्मोगेमी होती है या जीव द्रव संलयन जिसको हम बोलते हैं, वो मुख्य रूप से दो तरीके से होता है, या तो स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा या सोमैटोगेमी के द्वारा। स्पर्मेटाइजेशन मीन्स उसको हिंदी में बोलते हैं अचल पुमणु युग्मन। ठीक है। फलन काय जो बनता है, फ्रूटिंग बॉडी जो बनती है, उसको हम बेसिडियोकार्प बोलते हैं, क्योंकि बेसिडिया बनते हैं उसके अंदर। ठीक है। एस्कोमाइसिटीज में उसमें एस्कस बनता है, उसको हम एस्कोकार्प बोलते हैं, यहाँ पर बेसिडियोकार्प बोलते हैं। बेसिडियम जो है, ज़्यादातर जितने भी कवक बेसिडियोमाइकोटिना में पाए जाते हैं, उनके अंदर बेसिडियम एक कोशिकीय संरचना होती है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, जो थोड़ा बड़ा कोशिका होती है, और उसके ऊपर बाहर की तरफ 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, जो कि छोटी छोटी ब्रांचेस जो होती हैं, जिनको हम स्टेरिगमेटा बोल सकते हैं, जिनको हम प्रांगुल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। उनके ऊपर बनती हैं वो बाहर की तरफ। ठीक है। एस्कोमाइकोटिना में एस्कस के अंदर बनती है, और बेसिडियोमाइकोटिना में बेसिडियम के बाहर बनती हैं। तो इनको बोलते हैं बहिर्जात बीजाणु या एक्सोजीनस स्पोर्स। ठीक है। एक्सोजीनस प्रोडक्शन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स इज देयर। बेसिडियम यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, बेसिडियोस्पोर्स भी यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। जब ये जर्मिनेट करते हैं तो हैप्लॉइड माइसीलियम बनाते हैं। बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से जो माइसीलियम बनती है, वो विभिन्न प्रजातियों के अनुसार उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कम ज़्यादा हो सकता है। किसी में जो प्राइमरी माइसीलियम होती है वो बहुत कम समय के लिए होती है, बिल्कुल जैसे हैप्लॉइड स्टेज का जो ड्यूरेशन होता है जस्ट एक स्टेज तक ही सीमित रहता है। कुछ में जैसे पक्सीनिया है, पक्सीनिया में थोड़ा अच्छा ब्रांच्ड माइसीलियम बनता है। तो ये अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग तरह से हो सकता है, लेकिन बेसिडियोस्पोर्स के अंकुरण से प्राइमरी माइसीलियम बनती है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जैसे मैंने बताया था, ह्रासित है या डिजेनरेटेड है, सेक्शुअल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। बेसिडियोमाइकोटिना में जो मेन फेज़ है, इम्पॉर्टेंट फेज़ है, जो कि काफ़ी डोमिनेंट होता है और लंबे समय तक रहता है, वो डाइकैरियोफेज है, मतलब द्विकेंद्र की अवस्था। जब एक बार प्लाज्मोगेमी हो जाती है, जीव द्रव्य संलयन हो जाता है, तो उसके बाद में जो केंद्रक संलयन वाला की अवस्था होती है वो काफ़ी देर बाद में आती है। मतलब केंद्रक संलयन को पोस्टपोन कर देते हैं काफ़ी टाइम के लिए। तो जब तक वो नहीं होता तब तक जो माइसीलियम बनता है वो द्विकेंद्र की होता है, और अधिकांशतः विषम केंद्र की होता है। ठीक है। एक द्विगुणित अवस्था जो होती है, डिप्लॉइड फेज, वो काफ़ी कम समय के लिए होती है, क्योंकि जो यंग बेसिडियम होता है उसके अंदर वो स्पोर्स जो है वो जो दोनों न्यूक्लिया होते हैं वो जुड़ते हैं, और उसके थोड़ी देर इमीडिएटली बाद में उसमें मियोसिस हो जाता है। तो डाइकैरियोटिक डिप्लॉइड स्टेज जो है वो काफ़ी कम टाइम के लिए होती है। प्राइमरी माइसीलियम की स्टेज जो है वो उसका वेरिएबिलिटी है, बहुत लंबे समय तक के लिए रहता है, वो डाइकैरियोफेज है। अगर हम थैलस को देखें तो थैलस सेप्टेट जैसे है, और मैंने बताया था इसमें विशेष तरह की संरचना होती है डोलीपोर सेप्टम। देखिए, बेसिडियोमाइकोटिना की पहचान है 2 चीज़ें। पहली बात बेसिडियम का होना, दूसरी बात डोलीपोर सेप्टम का होना, और एक और है जिसको हम बोलते हैं क्लैंप कनेक्शन या क्लैंप बंध, जो कि बेसिडियोमाइकोटिना में पाए जाते हैं। किसी भी कवक में अगर ये तीनों संरचनाएं हैं तो वो बेसिडियोमाइकोटिना का सदस्य है पक्के तौर पर। लेकिन अगर इसका रिवर्स देखें कि बेसिडियोमाइकोटिना के सारे मेंबर्स जो होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता, वो कंडीशन सिर्फ एक ही है कि किसी भी बेसिडियोमाइकोटिना के सदस्य में बेसिडियम ज़रूर बनना चाहिए। अगर बेसिडियम नहीं बनता है तो उसको हम बेसिडियोमाइकोटिना में नहीं रख सकते। ठीक है ना। जो स्पेशल सेप्टम होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जो क्रॉस सेप्टम होते हैं, क्योंकि फिलामेंट जो होता है वो सेल कवक तंतु जो है वो सेल का एक लाइन सी होती है, तो जो क्रॉस सेप्टम होगा उसके अंदर सेप्टम के ऊपर बीच में सेंटर के पास में एक छिद्र होता है। वो छिद्र के पास में सेप्टम के ऊपर काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है वलय के रूप में, रिंग के रूप में। ठीक है। और अगर आप लंबे लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में देखेंगे तो वो आपको बैरल की तरह से दिखेगा, जैसे ढोलकी सी होती है उस तरह से। और इसको
बैरल शेप थिकनिंग्स, एलुनर थिकनिंग्स हम बोलते हैं। इसके ऊपर दोनों तरफ जो आपको यहाँ पर रेड कलर में या पिंक कलर में नज़र आ रहा है, उसमें जो ये एक पोर कैप प्रेजेंट होती है। ये पोर कैप जो होती है वो कोशिका में जो अंतःप्रदवी जालिका होती है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है सेल्स के अंदर, उनसे बनता है। और पूरे जो इसको जो सेप्टम का पोर होता है उसको वो कवर करता है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो एक सेल से दूसरे सेल में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, आदान प्रदान होता है किसी भी चीज़ का, वो इस मेम्ब्रेन के माध्यम से रेगुलेटेड होता है। और इसकी संरचना अगर आप देखेंगे तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से काफ़ी कुछ मिलती जुलती होती है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन से बना होता है, इसी तरह से ये जो पैरेंटोसोम है ये भी डबल मेम्ब्रेन से बना है। बीच बीच में इसके गैप होता है और वो गैप जो होता है वो बड़ा छोटा हो सकता है, और इसी के माध्यम से एक सेल से दूसरे सेल में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनकी मूवमेंट का कंट्रोल होता है। ये जो डोलीपोर सेप्टम है इसके माध्यम से एक सेल से दूसरे सेल में राइबोसोम्स जा सकते हैं, कुछ बड़े वाले साइज के प्रोटीन्स एक तरफ से दूसरी तरफ में जा सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल से दूसरे कोशिका में जा सकते हैं। तो इस तरह से इनकी मूवमेंट को ही रेगुलेट करते हैं। अगर छोटा होगा तो छोटे और पार्ट्स जा पाएंगे, अगर बड़ा होगा तो बड़े ऑर्गेनेल्स और पार्ट्स जा पाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो 3 तरह के जो कवक जाल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनमें क्या फ़र्क है और इनमें क्या ख़ास बात है। सबसे पहले जब बेसिडियोस्पोर्स का जर्मिनेशन होता है तो प्राइमरी माइसीलियम ही बनती है, जो कि न्यूक्लिएट सेल्स से बनी हुई होती है। और अधिकतर में ये जो होते हैं ज़्यादा विकसित नहीं होती है। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, हर सेल के अंदर, और कुछ समय के बाद में इनका डाइकैरोटाइजेशन हो जाता है। और इस पर जो संरचनाएं बनती हैं उनको हम ऑइडिया, स्पर्मोगोनिया, पिक्नीडिया या इसी तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो बनते हैं। पक्सीनिया के अंदर स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफी प्राइमरी माइसीलियम पर बनते हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमरी माइसीलियम बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड हो, खाली जर्म ट्यूब जो अंकुरण हुआ बेसिडियोस्पोर का, उससे जो पतला सा छोटा सा माइसीलियम का फंगल हाइफी का पीस का पोर्शन बनता है उसको हम जर्म ट्यूब बोलते हैं। तो वो जर्म ट्यूब तक भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है किसी किसी परिस्थिति। फॉर एग्जांपल अस्टिलेगो की जो प्रजातियां होती हैं उनके अंदर इस तरह की परिस्थिति देखने को मिलती है। पक्सीनिया में काफ़ी अच्छा प्राइमरी माइसीलियम होता है। द्वितीयक कवक जाल जो है, प्राइमरी माइसीलियम जो होती है उसके डाइकैरोटाइजेशन या द्विकेंद्र की भवन की प्रक्रिया के बाद में बनता है। ये जो द्विकेंद्र की भवन है बेसिडियो बीजाणु के जुड़ने से हो सकता है, अचल पुमण युग्मन के द्वारा हो सकता है, या कोई भी 2 कोशिकाएं भी आपस में संपर्क में आके सोमैटोगेमी या काइक सनलाइन के द्वारा भी ये हो सकता है। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये बहुत सारे कवकों में बहुत बहुत लंबे समय तक चलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कुकुरमुत्ता को देखें तो कुकुरमुत्ता में ये कई साल तक ये माइसीलियम जो है वो ज़िंदा रह सकती है। हर बार जब भी मौसम फेवरेबल होता है तो फलनकाय बनते हैं, और जब मौसम फेवरेबल नहीं होता है तो माइसीलियम जो है वो नीचे सॉइल के नीचे डोर्मेंट फॉर्म में रहती है, और अगले साल फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ कर के और अगला एक बड़ा रिंग सा बनाती है। कई बार मशरूम्स के लिए फेरी रिंग्स का नाम दिया जाता है क्योंकि उनकी जो छतरियाँ होती हैं बहुत खूबसूरत लगती हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे परियां नाच रही हैं। तो लोग पहले गांव में ऐसे बोलते थे कि भाई ये परियों के नाचने के पाँव के निशान हैं, इसलिए इनको फेरी रिंग्स बोलते हैं। क्योंकि और एक बार बनने के बाद में फिर वो ख़त्म होने के बाद में दोबारा उस जगह पर नहीं बनता, वो अगली बार उससे आगे बनता है। जो बीजाणु इनके ऊपर बनते हैं कुछ कवकों में, वो यूरियो बीजाणु और टीलियो बीजाणु, ये 2 प्रकार के बीजाणु पक्सीनिया में बनते हैं। टर्शियरी माइसीलियम तृतीय कवक जाल जो होता है वो सेकेंडरी माइसीलियम से बनता है। कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मॉर्फोजेनेटिक चेंजेस होते हैं, उसके बाद में टर्शियरी माइसीलियम बनती है।
और इसमें 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। और बेसिकली ये जो टर्शियरी माइसीलियम होती है ये फलनकाय बनाने में के लिए उपयोगी होती है, मतलब इससे फलनकाय बनते हैं, बेसिडियोकार्प बनता है। बेसिडियोकार्प के अंदर अलग अलग जेनेरा में अगर हम देखें तो 3 प्रकार के जो हाइफी हैं इसमें देखने को मिल सकते हैं। एक तो जेनरेटिव हाइफी जो कि थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, जिससे कि फलनकाय स्पेशली जो बेसिडियम को बनाने वाली संरचनाएं हैं वो बनती हैं। दूसरा होता है स्टिकी बाइंडिंग, जो कि जुड़ने में, एक दूसरे को जोड़ने में करके मदद करते हैं। इस तरह के हाइफी होते हैं, बाहर से स्टिकी होते हैं। और तीसरा होता है स्केलेटल हाइफी, जो कि स्केलेटल हाइफी जो कि थिक वॉल्ड होते हैं और किसी जो संरचना है उसको एक मैकेनिकल सपोर्ट देने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार के माइसीलियम इसमें पाए जाते हैं। जनरली सेकेंडरी माइसीलियम में थोड़ा सा परिवर्तन होने के बाद में टर्शियरी माइसीलियम बन गया और उससे फिर बेसिडियोकार्प बनता है। अब एक जो संरचना इसमें बनती है जो कि बहुत काफ़ी सारे स्पेशली जो द्विकेंद्र की कवकजाल होता है उसमें पाई जाती है। ये बक्कल के जैसे संरचना होती है। वैसे अगर आपने कभी बहुत पुरानी बिल्डिंग्स देखी हों तो जो दीवार के पास में पाइप होता है उसमें पाइप के पास में सी के आकार का बंद लगा होता है, क्लैंप लगा होता है, उसको हम क्लैंप बोलते हैं। तो इसी प्रकार का कुछ संरचना डाइकैरियोटिक माइसीलियम में भी बनती है, जिसको कि इस संरचना के बनने में एक जो खास बात है कि इसके बनने से थोड़ा सा डाइकैरियोटिक माइसीलियम में हो जाता है कि जब भी कोशिका विभाजित होती है और 2 कोशिकाएं बनाती हैं तो एक्सीडेंटली ऐसा ना हो जाए कि जो एक कोशिका है उसमें एक ही प्रकार के केंद्रक आ जाए, ऐसा ना हो। उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको ये इंश्योर करने के लिए कि ये जो नई कोशिकाएं बन रही हैं वो दोनों ही जो पुत्री कोशिकाएं हैं वो डाइकैरियोटिक हों और विषम केंद्र की भी हों, ये इससे इंश्योर हो जाता है। तो जब भी ऐसा होता है तो जो टर्मिनल सेल होता है उसमें विभाजन होता है टर्मिनल सेल के अंदर, और उसमें जो केंद्रक होते हैं वो टर्मिनल सेल के एक सिरे पर आ जाते हैं। और उसके बाद में देखिए आप चित्र में देखेंगे ये एक कोशिका है जिसमें कि 2 अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं। तो ये हेटेरोकैरियोटिक सेल है, नंबर 1। दूसरी बात, जब ये डिवाइड होने लगता है तो ये लंबाई जो होती है फंगल हाइफी की, उसके एक्सिस के पैरेलल ये न्यूक्लियाई अरेंज हो जाते हैं और उन दोनों में से, दोनों केंद्रक के बीच में से किसी जगह पर एक आउटग्रोथ बनती है, अतिवृद्धि बनती है। वो अतिवृद्धि में इन दोनों में से कोई एक केंद्रक चला जाता है, ठीक है। और साथ ही में और क्या काम होता है कि केंद्रक, अब देखिए पहले सेंटर में था लगभग, अब ये थोड़ा सा कोशिका का जो सेल वॉल है, ट्रांसवर्स सेल वॉल है, उसके पास में आ जाता है। तब दोनों जो केंद्रक हैं वो डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियर डिवाइड करते हैं। यहाँ आपको दिख रहे डी पार्ट में। उसके बाद में वॉल फॉर्मेशन होती है, क्योंकि न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा तो जहाँ पर भी डिवाइड किया उन दोनों के बीच में एक वॉल बनेगी। तो जो एक्स न्यूक्लियस है उसके बीच में एक वॉल बनता है। इसी प्रकार से जो न्यूक्लियस थोड़ा सा ट्यूब में चला गया था उसका जब लंबाई में विभाजन होता है तो जो सेप्टम बनता है वो, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ई के अंदर कहाँ बना है, ये जो आउटग्रोथ बनी है और जो कोशिका थी टर्मिनल कोशिका उसके बीच में बना है। तो यदि आप इसको ध्यान से देखें प्रोडक्ट को, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक टर्मिनल सेल है जो कि द्विकेंद्र की है, हेटेरोकैरियोटिक है, विषम केंद्र की है। उस टर्मिनल सेल के बेस से एक ब्रांच निकल रहा है, हुक लाइक संरचना निकल रही है और उसमें एक न्यूक्लियस है और दूसरा जो वो है जो आधारी कोशिका है, 3 सेल वाले फ्रेगमेंट में आधारी कोशिका में भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये क्लैम्प जब थोड़ा सा घूम जाता है, घूम करके वापस जो नया कोशिका बनी है, नई कोशिका बनी है, उसके पास में आकर के वो जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद में कॉन्टैक्ट वॉल डिजॉल्व हो जाती है। अब कॉन्टैक्ट वॉल डिजॉल्व होने के साथ ही जो केंद्रक साइड ब्रांच में प्रेजेंट था वो केंद्रक जो है वो दूसरे सेल में आ जाता है। तो अब दोनों कोशिकाएं क्या हो गई, द्विकेंद्र की हो गई और विषम केंद्र की हो गई।
तो नेक्स्ट टाइम पे अगेन जो नया सेल बना है उसके केंद्रक दोनों जो है साइड में आ जाएंगे और वो उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। इस तरह से होते होते जो पूरा माइसीलियम जो बनता है वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाता है विद क्लैम्प कनेक्शंस। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद में हम इनके प्रजनन के बारे में बात करेंगे कि इनमें प्रजनन किस किस प्रकार से होता है।